जय हिंद फ्रेंड। हम लोग देख रहे हैं बीएड, जो कि आपका फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है, कंटेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा के संबंध में। तो उसका यूनिट जो है आपका 5 में क्या है कि कंटेम्पोरेरी इंडिया स्कूलिंग कंसर्न एंड इशू, यानी समकालीन भारत में क्या एजुकेशन सिस्टम अभी आपका चल रहा है और क्या क्या कौन कौन सी चिंताएं हैं और कौन कौन से इशू है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो अभी प्रेजेंट टाइम में आपका जो इंडियन एजुकेशन है, जो गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल में जो भी कोर्सेज चल रही है या करिकुलम चल रही हैं, उन सब की हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे बात करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि पहला जो आपका टॉपिक है वो क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो यहाँ पे यूनिवर्सलाइजेशन कहने का मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स की हम लोग बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं नेशन की, जो हमारा देश जो कि इंडिया की हम लोग बात करेंगे। और वहाँ का जो स्कूल एजुकेशन चल रहा है, यानी इंडिया में जो स्कूल एजुकेशन चल रहा है, उसकी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि बात करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि पहला आपका क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ईयू, यानी क्या कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन का। तो देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन सिग्निफाइड दैट एजुकेशन इज फॉर ऑल एंड नॉट फॉर ए सिलेक्टेड फ्यू। यूनिवर्सलाइजेशन कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन जो है वो किसके लिए, सभी के लिए है, नॉट फॉर ए सिलेक्टेड फ्यू, यानी कोई एक सिलेक्टेड व्यक्ति या समुदाय के लिए नहीं है। दिस ऑल्सो मीन दैट एजुकेशन इज बर्थ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। इसका मतलब ये है कि जो एजुकेशन यानी शिक्षा जो है वो बच्चा जो जन्म लेता है उससे हर एक बच्चे का क्या है, ये जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी एजुकेशन पे सभी का बराबर हक है। जो भी इंडिया में जन्म लेता है, यानी इस देश में जो भी जन्म ले रहा है, उस सभी के लिए क्या होगा कि कंपलसरी होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूई की बात करेंगे, शॉर्ट फॉर्म यूनिवर्सलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन को यूई। एक और आपका टर्म आएगा यूईई, तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन। एक और आपका टर्म आएगा यूपीई, तो इसका इस टर्म का हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन प्राइमरी एजुकेशन, यानी जो प्राइमरी स्तर पे जो एजुकेशन होगा उसको हम कहेंगे यूपीई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूईई का मतलब यहाँ पे दिया हुआ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और यूपी का यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। ये दो तीन जो टर्म आपको शॉर्ट टर्म में दे दिया जाएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका मतलब यही आपका हुआ, यूनिवर्सलाइजेशन किसको कहेंगे, जो बच्चा इस देश में जन्म ले रहा है उसका क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है एजुकेशन के प्रति, यानी सभी को क्या मिलना चाहिए कि एजुकेशन मिलना चाहिए। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मींस मेकिंग एजुकेशन अवेलेबल टू, किसके लिए एजुकेशन है, तो सभी के लिए है। तो कौन सभी के लिए, जो बच्चे हैं 6 से लेकर 14 साल के, यानी क्लास कह सकते कि क्लास 1 से लेकर जो 8 क्लास तक के जो स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए क्या है, ये एजुकेशन है। डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप और इलिटरेट, यानी जो साक्षरता दर है उसको क्या करना है, यानी बढ़ाना है, और जो भी जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है तो उनको सही से जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको क्या करना है कि देना ही गवर्नमेंट जो है, वो इंडियन गवर्नमेंट का क्या है कि नियम है कि जो भी बच्चा 6 से 14 साल के हैं उनको ये जो एजुकेशन है उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और उनको मिलना चाहिए। फिर क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो जेपी नायक एक इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, यानी एक प्रख्यात क्या है, एक एजुकेशनिस्ट है, वो हमारे कंट्री के जेपी नायक हैज वेरी एप्पल्ड ऑब्जर्व द प्रोग्रेस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज एन इंडेक्स ऑफ द जनरल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एज होल, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन बच्चे को जो दी जाती है वो क्या है, एक
सही मायने में कहा जाए तो एक इंडेक्स है जो कि जनरल सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है किसी भी देश का। यानी अगर बच्चे को अगर प्राइमरी एजुकेशन दिया जाता है तो जो समाज है उसका विकास होगा, जनरल विकास होगा, बच्चे का विकास होगा। और जब बच्चे का विकास होगा तो क्या होगा कि इकोनॉमिक का डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है। ठीक है, तो प्राइमरी एजुकेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लेइंग द प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ चाइल्ड कल्चर, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बच्चे के लिए एक क्या इम्पोर्टेंट रोल क्या करता है कि प्ले करता है। और वो क्या करता है कि फाउंडेशन यानी एक आधार रखता है बच्चे में, जो कि कल्चर और इमोशन, इंटेलेक्चुअल, मोरल, फिजिकल और सोशल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बच्चे के अंदर में करता है। तो प्राइमरी एजुकेशन जो है बच्चे के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो प्राइमरी एजुकेशन दिया जा रहा है इसी को हम लोग क्या कह दे रहे हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसका अगर स्टेज की हम बात करें कि स्टेज ऑफ यूई यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका हम फुल फॉर्म पहले बताए हैं। ठीक है, तो इसका अगर स्टेज हम देखें तो क्या है कि पहला स्टेज क्या है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन। जो हमारे संविधान है उसमें प्रोविजन में यह डाला गया है कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उन सभी को क्या है कि एजुकेशन जो है वो फ्री देना है। और किसी के साथ यानी कोई भी कास्ट का हो या समुदाय का हो या क्रीड का हो उससे मतलब नहीं है, सभी के लिए क्या है प्रोविजन है कि 6 से 14 साल के बच्चे को क्या करना है कि फ्री एजुकेशन देना है। ठीक है, फिर क्या है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट यानी वो सारे बच्चे को क्या दाखिला देना यानी इनरोल करना, यानी इसको आप कह सकते हैं कि क्रमबद्ध भी करना कह सकते हैं। फिर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन, रिटेंशन कहने का मतलब है कि अवधारणा है, यानी अवधारणा ये है इसके बारे में आगे हम देखेंगे डिटेल में, इसके अलग से हम अवधारणा इसमें यही है कि जो बच्चे हैं पेपर पे तो लिखा जा रहा है कि 6 से 14 साल के सारे बच्चे जो है वो पूरी तरीके से स्कूल को फुलफिल कर रहे हैं, पर क्या होता है कि एडमिशन तो लेते हैं 6 यानी फर्स्ट क्लास में, पर वो अपना जो स्कूलिंग है 8 क्लास तक सारे बच्चे जो है वो पूर्ति नहीं करते। तो यही क्या है कि रिटेंशन है। फिर क्या कर रहा है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेशन, जो बच्चे हैं कितने बच्चे जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अचीवमेंट, और जो नियम कानून लगाए हैं और उसमें क्या क्या अचीव किए हैं तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि बात करेंगे। तो ये 5 स्टेजेस है आपका यूई के यानी यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन का। ठीक है, 5 थिंग जो कि इसी पे आपका पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है अभी करंट का एजुकेशन सिस्टम इसी पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, फिर अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें कि यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन का क्या क्या इम्पोर्टेंट है तो ये क्या कर रहा है कि इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी। इरेडिक्शन का मतलब होता है नासा, यानी जो गरीबी है उसको क्या कर रहा है कि बाहर निकालने का काम कर रहा है। फिर फोस्टरिंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी जो हमारा देश का इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसको भी बढ़ावा देने में बहुत मदद कर रहा है। फिर मैनेजिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो हमारा ग्रोथ हो रहा है यानी पॉपुलेशन के यानी जिसको हम लोग जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि भी कहते हैं, तो उसको क्या कर रहा है एक तरह से मैनेज करने का भी काम करता है। फिर क्रिएट ए क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, यह एक अच्छा यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो एक हेल्दी और क्लीन इन्वायरमेंट या सोसाइटी की अगर हम बात करें तो वो क्रिएट करने का क्या कर रहा है कि काम कर रहा है। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं ये जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है। तो हम लोग जानते हैं कि जो 1986 में जो इसका जो फर्स्ट फाउंडेशन रखा गया था
जो हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में एनपीई 1986 में, एनपीई का मतलब है, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा संविधान है उसमें एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो कि 1986 में लाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी थे, तो उसमें एक कमिट किया गया था कि जो भी बच्चे हैं जिनको क्या किया जाएगा, उस समय जो है 6 से 11 साल के जो भी बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देने की बात कहा गया था, पर वो संभव हो नहीं सका था। तो इनवॉल्वलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन, अब फिर उसको, उसी पॉलिसी को क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया और 1992 में इसको क्या किया गया कि रिवाइज करके एक टारगेट डेट दिया गया। इट शैल बी इंश्योर दैट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ सर्टिफिकेट क्वालिटी प्रोवाइड टू ऑल चिल्ड्रन अप टू, यानी 14 साल के बच्चे तक को इसमें जो है प्रोविजन दिया गया था कि 14 साल के बच्चे को क्या किया जाएगा कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, पर हो नहीं पाया था। उसके बाद क्या हुआ कि ईयर ऑफ एज बिफोर वी सेंटर द 21st सेंचुरी, यानी इसका टारगेट रखा गया था, पर ये टारगेट जो है उस समय क्या हुआ था कि अचीव नहीं हुआ था। तो फिर एक 2000 ईस्वी में नेशनल मिशन, जो कि हम लोग जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा लाया गया था, जिसका शॉर्ट फॉर्म SSA 2000 कहा गया था। इसमें हर एक जो डिस्टेंस वर्क वे, यानी जो बच्चे को ज़्यादा दूर न जाना पड़े, यानी पैदल भी जाके वो क्या कर सकता था कि स्कूल तक पहुंच सकता था। और जो मिडिल स्कूल का, इसके तहत क्या किया गया कि बहुत सारे मिडिल स्कूल खोले गए, जहां पे नहीं था वहां भी खोले गए, और जो एजुकेशन था कंपलसरी किया हुआ कि 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। इन स्पाइट ऑफ द प्रोविजन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एफर्ट मेड बाय द गवर्नमेंट, वी हैव नॉट एट बीन एबल टू universalization elementary education, free and compulsory elementary education has remained on a pen and paper। उस समय क्या हुआ था कि सिर्फ पेन और पेपर पे ही इसको रखा गया था 1992 में, पर 2000 ईस्वी में इसको रियल में उतारा गया था। हमारे जो देश है उसमें, यानी नेशनल लेवल पे इसको क्या किया गया था कि अप्लाई किया गया था। जो स्टेजेज आपका था, स्टेजेज में पहला हम लोग बात किए थे, पहला हम लोग देखे थे कि प्रोविजन क्या था स्टेजेज में, यूनिवर्सल प्रोविजन। फिर सेकंड आपका था यूनिवर्सल इनरोलमेंट। तो इनरोलमेंट में आपका क्या है कि जो भी बच्चा, दिस मीन एवरी चाइल्ड अटेनिंग द एज ऑफ 6 मस्ट बी इनरोल इन क्लास 1, यानी जो भी बच्चा 6 साल का उम्र का है तो वो क्या क्लास 1 में क्या करेगा कि इनरोल करेगा। एंड एलिमेंट्री स्कूल, दिस आल्सो मीन कंपलसरी इनरोलमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन अटेनिंग द एज 6 in elementary school। Here it may be mentioned that the gross enrollment is very often taken amiss as universal enrollment। universal enrollment कहने का मतलब यही था कि जो भी 6 साल तक के बच्चे हैं उन सभी का जो है क्लास 1 में इनरोल होना बहुत ही आवश्यक था। ठीक है, तो फिर आपका जो थर्ड स्टेज था यूनिवर्सल रिटेंशन। तो यूनिवर्सल रिटेंशन कहने का मतलब है कि रिटेंशन मतलब होता है अवधारणा, यानी ऐसा अवधारणा था। देखिए, यूनिवर्सल रिटेंशन मीन दैट आफ्टर ज्वाइनिंग स्कूल द चाइल्ड शुड रिमेन there till he complete his school course। if the child leave the school without completion of his course, the ideal of universalization of education is stand defect। यानी जो भी बच्चा यहाँ पे क्या क्लास 1 में क्या किया जा रहा है कि इनरोल किया जा रहा है बच्चा को, और उसके 6 से 14 साल तक क्या किया जा रहा था कि पढ़ाया जा रहा था, यानी क्लास 1 से लेके 8 क्लास तक उसे क्या एजुकेशन दिया जा रहा था। पर अगर बच्चा जो है अगर बीच में छोड़ देता है तो यही अवधारणा था कि जो सरकार के पास जो लिखित में था कि हर एक बच्चा जो है इनरोल तो हो रहा है और 8 क्लास तक क्या कर रहा है कि पढ़ पा रहा है, पर ऐसा रियल में अगर देखा जाए तो हो नहीं पा रहा था। तो यही एक यूनिवर्सल रिटेंशन था इसका यूई का।
नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का हम लोग बात किए हैं यूनिट 2 में डिटेल में कि क्या होता था। फिर जो कोठारी कमीशन था उसके बारे में हम लोग बात किए थे, जो कि आपका यूनिट 2 था नॉर्मेटिव विजन ऑफ इंडियन एजुकेशन। इसमें हम लोग डिटेल में बात किए थे, पर यहाँ भी हम लोग थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। जो आरटी आपका लाया गया था वो 1816 एमडेंट एक्ट, इसके बारे में एमडेंट क्या होता है, पार्ट क्या होता है और आर्टिकल क्या होता है, इसके बारे में हम यूनिट 2 में डिटेल में बात कर ली, इसलिए यहाँ पे उतना हम देखेंगे नहीं। तो उसमें क्या था कि प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14 ईयर, यानी जो भी बच्चे जो है वो 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं उन्हें कंपलसरी एजुकेशन देना था फ्री। और उनका ये क्या था कि फंडामेंटल राइट है, ये हमारे जो संविधान में है 1816 जो अमेंडमेंट हुआ था और उसमें आर्टिकल जो 21 था उसमें एक ए ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो भी है बच्चे हैं उनका यह फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार है कि 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। इट मीन दैट स्कूल फैसिलिटी शुड बी provide to all children between the age group of 6 to 11 achieve UP, यानी जो 6 से 11 साल के बच्चे हैं वो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन जो कि क्लास 1 से लेके 5 तक का हम क्या कहते हैं यूपी कहते हैं, क्लास 5 तक का यूपी कहते हैं। और उसके बाद जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं जो कि क्लास यहाँ 11 से एज 14 एज तक के बच्चे को क्या किया गया था कि यूईई यानी यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के थ्रू यानी 1 से लेके 8वां क्लास तक को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया गया था। तो इसके तहत यही फैसिलिटी दिया गया था और इसको सबसे बड़ा बात क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था और इसमें ये भी ऐड किया गया था, वहाँ पे हम डिटेल बात किए हैं यूनिट 2 में। तो इसमें ये भी ऐड किया गया था कि जो भी आपके प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी जो गरीब के स्टूडेंट है जिनके फादर का इनकम क्या होगा कि लो होगा उसके तहत भी उनके बच्चे को क्या किया जाएगा कि इसमें प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया जाएगा। और ये जो रेशियो था जो क्लास 1 में एडमिशन होता है तो 80% जो है वो प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं कि ट्यूशन फी यानी उनसे फी लेंगे और 20% बच्चे को जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना था क्लास 8 तक का। तो ये प्राइवेट के लिए अप्लाई था और गवर्नमेंट में तो स्कूल में था ही। तो राइट टू एजुकेशन का ये कुछ बेनिफिट था जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नो योर राइट, राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट आपका है इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी कहने का ही मतलब होता है क्या कि इक्वल यानी सभी के लिए इक्वल होना चाहिए। तो ये जो इसके लिए भी एक लाया गया था, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें संविधान में आर्टिकल 29 के 1 में ऐड किया गया था कि जो भी हमारे देश के नागरिक है वो किसी भी धर्म से, जाति से या पंथ से या किसी भी मेल या फीमेल हो या किसी भी जगह से हो, सभी के लिए क्या है एजुकेशन जो है वो इक्वल होगा। आपको याद होगा कि देश आज़ाद के पहले जो बाबा साहेब भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो उनके लिए स्कूल में जाना है यानी एंट्री करना अलाउ नहीं किया गया था, उन्हें बाहर ही बैठ के पढ़े थे, ऐसा आप कहानी वगैरह सुने थे। तो उसी के तहत इस चीज को हटाने के लिए जो हमारे संविधान में जो एक आर्टिकल ऐड किया गया कि कोई भी जाति, धर्म या पंथ या सेक्स से रिलेट हो, उससे मतलब नहीं है, किसी भी जगह से हो, उनको सभी को क्या होगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इंक्लूड प्रोविजन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, ग्रेड, सेक्स एंड लोकेशन, कहीं से भी हो उन्हें यह दिया जाएगा। और ये जो लाया गया था आपका नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NP 1986 में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो सभी के लिए होना चाहिए और किसी भी तरह का रंग भेद या जाति भेद नहीं करना है।
नेक्स्ट है आपका इन इक्वालिटी इन स्कूलिंग। इन स्कूलिंग करने का मतलब है, देखिए हमारे जो देश में वो दो टाइप के सेक्टर है, यानी दो टाइप के स्कूल है। एक तो आपके स्टेट स्कूल है जो कि गवर्नमेंट से फंडेड होते हैं, और एक इंडिपेंडेंट स्कूल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल कहते हैं। ठीक है, तो द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल एजुकेशन रिसोर्स, क्वालिफाइड टीचर और डिजिटल एसेट दैट रिजल्ट इन लेसिंग ऑफ ए स्टूडेंट पॉपुलेशन, एजुकेशन, एकेडमिक सक्सेस और परफॉर्मेंस। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी एजुकेशनल का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, या अपॉर्चुनिटी है, या फाइनेंशियल हो, या एजुकेशनल रिसोर्स, या क्वालिफाइड टीचर, इस सब के आधार पर हम इन इक्वालिटी की क्या करेंगे कि बात करेंगे कि गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल के स्कूल हैं और जो प्राइवेट स्कूल में है उसमें क्या क्या अंतर होता है। तो पब्लिक स्कूल डिपेंड प्राइमरली ऑन लोकल स्टेट फेडरल गवर्नमेंट फंड, विल प्राइवेट स्कूल आर यूजुअली सपोर्टेड बाय ट्यूशन पेमेंट एंड सम time by fund from other non-public source such as religious organization, grant and charitable donation। तो जो पब्लिक स्कूल है वो या तो लोकल स्टेट के द्वारा फंड किया जाता है, या तो हमारे जो केंद्र सरकार हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, उसके द्वारा क्या किया जाता है कि फंडेड किया जाता है। पर जो प्राइवेट स्कूल है उसको यूजुअली क्या किया जाता है कि ट्यूशन पेमेंट, या कुछ एनजीओ है या नॉन पब्लिक सोर्सेस रहती हैं या रिलीजियस रहती हैं, तो उसके द्वारा क्या किया जाता है कि फंडेड किया जाता है। तो बहुत सारा अंतर होता है। फिर गवर्नमेंट स्कूल आर प्रोवाइड मिनिमम रिक्वायर्ड infrastructure to meet the basic need. Private schools do not accommodate the low economic group. A student right to education is the freedom of everyone, and government school provide education to all children without any partiality। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है एफोर्डेबल तो दे रहा है कि सभी बच्चों का मिनिमम जो हो वो पढ़ाई हो, पर जो मिनिमम रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट स्कूल का वो मीट नहीं करता है। तो बहुत सारा डिफरेंस है जो कि आप लोग देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर सही है और सारा चीज़, तो बहुत बड़ा गैप है। यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो क्या नीचे ज़मीन पर बैठे हुए हैं, पीछे का अगर दीवार देखिएगा तो वो भी उतना क्या होता है कि सही नहीं है। और प्राइवेट स्कूल में क्या है कि सारे बच्चे को डेस्क मिला हुआ है, प्रॉपर विंडो से क्या आ रहा है कि लाइटिंग आ रहा है, वॉल भी ठीक है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक रहता है। तो बहुत अंतर है जो प्राइवेट स्कूल है और ये जो गवर्नमेंट स्कूल है। तो डिफरेंट हम लोग को क्या है कि साफ पता चल रहा है। अगर लिखने की बात होगा तो स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है कि फुल्ली फंडेड होता है, और स्टेट गवर्नमेंट से या तो फेडरल से फिर फ्री ऑल पीपल टू अटेंड, यानी सारे बच्चों के लिए फ्री होता है, यानी इसमें 1 रुपया भी नहीं लगता है। और इसमें जो है ट्यूशन फी के द्वारा पैसा लिया जाता है, और ये फंडेड होता है प्राइवेटली, और इसमें फी पेमेंट ऑफ पेरेंट के द्वारा या अदर सोर्सेज है उसके द्वारा इसमें पैसा लिया जाता है। मस्ट टीच टू द नेशनल सर्कुलर एक्सपेक्ट फ्री स्कूल, इसमें जो करिकुलम होता है वो फिक्स रहता है। जैसे ज़्यादातर जो भी सरकारी स्कूल हैं उनमें जो बुक फॉलो होते हैं वो एनसीईआरटी के होते हैं, पर प्राइवेट में ऐसा कुछ है नहीं कि कोई सा भी बुक इसमें क्या होता है कि फॉलो कर सकते हैं। वो स्कूल के ऊपर क्या होता है कि डिपेंड होता है। और कोई भी स्कूल हो, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल हो या तो इंडिपेंडेंट स्कूल हो, दोनों जो है वो मस्ट बी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एंड सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन, यानी गवर्नमेंट जो ये दोनों पे क्या करती है कि नज़र बनाए हुए रखती है, और दोनों का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। और टाइम टू टाइम जो स्टेट की गवर्नमेंट है या तो सेंट्रल की गवर्नमेंट है वो स्कूल की क्या करती है कि इंस्पेक्शन करती है। तो यहाँ से आप लोग डिटेल बता सकते हैं कि क्या स्कूल में इनक्वालिटी है उसके बारे में भी, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है आइडिया ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम। तो कॉमन स्कूल सिस्टम जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं कि CSS कॉमन स्कूल सिस्टम। तो कॉमन स्कूल सिस्टम करने का ही मतलब क्या हो रहा है कि सिस्टम विच प्रोवाइड एजुकेशन ऑफ एन इक्विटेबल इक्वालिटी ऑल चिल्ड्रन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, लैंग्वेज, जेंडर, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल स्टेटस एंड फिजिकल मेंटल एबिलिटी। यानी ऐसा स्कूल होना चाहिए जिसमें इक्वल हो, यानी सारे के लिए इक्वालिटी हो,
चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी पंथ से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी भाषा से हो, या किसी भी लिंग से हो, या किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। स्कूल में जो है सभी के लिए एक फिक्स क्या होता है कि यूनिफॉर्म होता है, फिक्स पैटर्न होता है, फिक्स करिकुलम होता है, और सारे को जो है एक ही सेंस ऑफ व्यू से देखा जाता है। ऐसा नहीं कि कोई अगर जिसका सोशल स्टेटस क्या है कि अच्छा है तो उसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, जिसका सोशल स्टेटस कम है उससे कम वैल्यू मिलेगा। द 1968 पॉलिसी हैड इफेक्ट दैट द कॉमन स्कूल सिस्टम वुड बी ओपन टू ऑल चिल्ड्रन irrespective of social, economic and other difference. Educate standard would be maintained and average parent would not ordinarily feel the need of sending their children to expensive school outside the system। जो 1968 में पॉलिसी लाया गया था कॉमन स्कूल सिस्टम का कि जो भी स्कूल होगा वो सभी के लिए क्या होगा, इक्वल होगा, कोई भी जाति और धर्म से मतलब नहीं रहेगा, और ऑल चिल्ड्रन रिस्पेक्ट ऑफ सोशल यानी सोशल, इकोनॉमिक और अदर कुछ भी डिफरेंसेस हो उससे मतलब नहीं है, वो सबको क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। और एवरेज पेरेंट वुड नॉट ऑर्डिनरी फील द नीड ऑफ सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू एक्सपेंसिव स्कूल, और कोई भी ऐसे पेरेंट को जरूरी नहीं है कि वो अपने बच्चे को जो है एक्सपेंसिव स्कूल में भेजे या तो अपने सिस्टम से आउटसाइड में भेजे। दे आर मेनली मेन थ्री टाइप ऑफ स्कूल। हमारे जो स्कूल देश में नेशनल लेवल पे या देखिए स्टेट लेवल पे तो मेनली थ्री टाइप के स्कूल जो है रन करते हैं। पहला तो क्या है, स्टेट फंडेड बाय गवर्नमेंट एंड रन बाय लोकल अथॉरिटी। वैसे स्कूल जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारा स्कूल हैं जो कि गवर्नमेंट से तो अटैच है, यानी उनको क्या होता है कि अब जैसे बिहार के हैं तो बिहार बोर्ड से फॉर्म तो भर सकते हैं BSEB के थ्रू, पर जो स्कूल है वो प्राइवेट लोकल द्वारा चलाया जाता है, यानी गवर्नमेंट उसे नहीं चलाती है, बस स्टेट के द्वारा क्या किया जाता है कि फंडेड किया जाता है। तो एक तो वो स्कूल हो गया, दूसरा होगा एकेडमिक स्कूल जो कि फंडेड बाय गवर्नमेंट और रन बाय लोकल अथॉरिटी, नहीं बट नॉट रन बाय लोकल अथॉरिटी, यानी गवर्नमेंट के द्वारा तो फंडेड किया जाता है और प्लस जो टीचर वहां पे रहते हैं वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के ही टीचर आते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया भी जाता है। फिर जो तीसरा आपका स्कूल है वो इंडिपेंडेंट या प्राइवेट स्कूल भी जिसको हम कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है, फंडेड बाय क्या होता है कि पेरेंट होता है और रन इंडिपेंडेंट, यानी जो पार्टिकुलर व्यक्ति हैं उसे इसे क्या करते हैं कि चलाने का काम करते हैं, यानी रन करते हैं। फिर आपका 5 गाइडेड प्रिंसिपल फॉर CSS पढ़ लीजिएगा, और मीन्स कॉन्सेप्शन अबाउट CSS क्या क्या है तो उसके बारे में यहाँ डिटेल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि इस तीनों टॉपिक में आपका ये दोनों चीज़ हम समझा दिए हैं और क्लियर कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट। जो आपका ये यूनिट 5 था ये खत्म हो गया। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।